द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, यानी आज का पहला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय कानून में संकट। बहुत बढ़िया टॉपिक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना विश्व व्यवस्था, तो आज हम विश्व व्यवस्था पर पढ़ने जा रहे हैं। वर्ड की विश्व व्यवस्था में आज अगर हम कहें तो विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर में आज, विश्व व्यवस्था में आज यूएन कहां खड़ा, यूनाइटेड नेशन कहां खड़ा है, और यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता से संबंधित बहुत से विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखें संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो कि एक अंतरराष्ट्रीय कानून है, उस अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ प्रासंगिक है, और अगर नहीं है तो उसे प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। इन्हीं विषयों पर हम एक अच्छी चर्चा करने जा रहे हैं जिसको यूपीएससी के कई पेपर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। और द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून में संकट। तो देख लेते हैं एक बार पहले इश्यू क्या है, मैंने बताया, उसके बाद भी एक बार इश्यू देख लेते हैं। व्हाट इज द इश्यू, जिस विषय पर यह एडिटोरियल लिखा गया, यानी वह मुद्दा क्या है जिस पर यह एडिटोरियल लिखा गया है। वह लिखा गया कि भाई विश्व कोविड-19 ऐसी एक बड़ी विपदा से, एक बड़ी आपदा से उबर रहा था। 2020-21 जो कि आपदा के वर्ष रहे हैं, कोविड को लेकर के वहां से विश्व उबर रहा था, अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आ रही थी, कोविड से होने वाली मौतों पर नियंत्रण स्थापित किया जा चुका था काफी हद तक। लेकिन उसी समय संपूर्ण विश्व के सामने एक और विपदा आती है। उस विपदा का नाम होता है यानी रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जिसके कारण से संपूर्ण विश्व को एक जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का व्यवधान सहना पड़ा। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ और महंगाई बढ़ी और विश्व में एक अव्यवस्था का दौर बढ़ा जो आज भी जारी है, यानी वर्ष 2023 में भी जारी है। ठीक है, तो ये विषय यहां पर मुद्दे के रूप में चर्चा किया गया और कहा गया कि ये घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसीलिए यह एडिटोरियल लिखा गया कि वर्तमान में विभिन्न देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हस्ताक्षरकर्ता, उसको स्वीकार करने वाले, यानी संयुक्त राष्ट्र के नियम कानूनों को स्वीकार करने वाले सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों को नहीं मान रहे हैं और स्वयं ही अपने कृत्यों से, अपने एक्शन से संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर कर रहे हैं। और इसी विषय को लेकर के हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले चलिए देख लेते हैं ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एक यूपीएससी का एस्पिरेंट इस टॉपिक को पढ़े कि अंतरराष्ट्रीय कानून संकट में है। तो GS2IR, इसके साथ साथ जिनका भी PSIR ऑप्शनल है, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए PSIR बहुत अच्छा, बट हिंदी मीडियम में थोड़ा सा विचार करके आप लीजिएगा। GS2IR में अगर हम जाते हैं, देखिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अध्यादेश, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फॉर देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। अब महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मैंडेट है, मैंडेट क्या है अभी आप पढ़ेंगे, यूएन चार्टर। क्या है, यूएन चार्टर है। और इस यूएन चार्टर में क्या कहा गया है कि ये जो यूनाइटेड नेशन है विश्व में शांति, सुरक्षा और समृद्धि, पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेगा। और यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश यूनाइटेड नेशन के इस उद्देश्य के साथ अपने आप को जोड़ करके चलेंगे, यानी विश्व में शांति, सुरक्षा और समृद्धि। तो ये मैंडेट है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और जो सदस्य देश इसके हस्ताक्षर करता है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो उनका भी ये मैंडेट अपने आप बन जाता है। तो इसका मतलब इस यूनिट के साथ सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है। और आइए देखें कि इस यूनिट से मॉडल क्वेश्चन क्या आएगा, और ये मॉडल क्वेश्चन मैंने किस बेस पे बनाया है वो भी आपके सामने रखने वाला हूं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने आ रहा है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इन द प्रेजेंट सिनेरियो यूनाइटेड नेशंस हैज बीन लूजिंग इट्स रेलेवेंस, इलुसिडेट विद एग्जांपल्स। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वर्तमान परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो रहा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए ये एग्जाम्पल कहां से लाएंगे, तो हम बहुत से एग्जाम्पल के साथ पढ़ने जा रहे हैं कि हां यह बात सत्य है कि वर्तमान दौर में यूनाइटेड नेशन अपनी प्रासंगिकता खो रहा है।
और स्वाभाविक है, यूनाइटेड नेशन अपने आप में कोई सरकार नहीं है, यह विभिन्न देशों के समर्थन से चल रहा एक संगठन है। अब जब सदस्य देश जिनके समर्थन से यह चल रहा है, वही सदस्य देश इस संगठन के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा देंगे, उसका अनुपालन नहीं करेंगे, यूएन चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करेंगे, जिसको अपनाने के लिए उन्होंने जो है क्या एक हस्ताक्षर किया था, अगर वो अपने हस्ताक्षर को ही भूल जाएंगे तो स्वाभाविक अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो यही इसी एंगल से आपको इस टॉपिक को उठाना है और उसके बाद पॉइंट 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 में लिखते हुए चले जाना है। तो यह विषय हम पढ़ने जा रहे हैं, याद रखें। और इसको मैंने कैसे बनाया है वो आपको बता देता हूं। जैसे निबंध पूछा था कब, 1996 में, 1996 में, इसी के आधार पर मैंने वह मॉडल क्वेश्चन बनाया। वर्तमान की वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनः संरचना। गजब है, आज यह रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टू रिफ्लेक्ट प्रेजेंट रियलिटीज। अब ये मेरी निगाह में ये जो टॉपिक है, मेरी निगाह में ये जो टॉपिक है आज भी, यानी 2023 में, 24 में, 25 में, ये कभी भी पूछे, आगे 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 सेम यही टॉपिक आज 100% रेलिवेंट प्रतीत हो रहा। आप सब बताएं प्रतीत हो रहा है कि नहीं। जिनको थोड़ा सा भी अभी हल्का सा कम समझ में आ रहा है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको तुरंत लग जाएगा कि हां, वर्तमान की जो वास्तविकता है, यानी जो रियलिटी है, तो वर्तमान की वास्तविकता क्या है। अभी हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हस्ताक्षर करता है, जिसमें विश्व में शांति, सुरक्षा और समृद्धि की स्थापना करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है, इस बात को स्वयं स्वीकार किया है, वही संयुक्त राष्ट्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है, वर्तमान की वास्तविकता यही है कि यूनाइटेड नेशन के नियमों कानूनों को उसके सदस्य देश धता बता दे रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में वर्तमान की वास्तविकता यही हो गई। और अब आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनः संरचना की जाए। क्या की जाए? पुनः संरचना की जाए। और पुनः संरचना कैसे होगी, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सीधा सीधा ये टॉपिक भी हम करने जा रहे हैं कि आज की वर्तमान वास्तविकता क्या है। बहुत अच्छे से पॉइंट बने हुए हैं, आपको मजा आने वाला है, ध्यान रखें आप। फिर ये हो गया आपका यानी जीएस में। अब हम आते हैं इथिक्स में। जीएस पेपर 4 इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में देख सकते हैं सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट है आपके। क्या है सिलेबस का पार्ट? यहां से आप देख सकते हैं एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग। क्या है? एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे। अब आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता क्या है। अरे भाई, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का अर्थ हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से हुई है, शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से, उस उद्देश्य की प्राप्ति प्रत्येक कीमत पर होनी चाहिए। लेकिन सदस्य देश ही उस कीमत को ठुकरा रहे हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का अनुपालन संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में नहीं हो पा रहा है। तो यह भी आपके सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट है। और देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस बात को प्रूव भी कर रहा है, सिद्ध भी कर रहा है कि सख्त की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। क्या है? सख्त की इच्छा विद्यमान है। द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मोरल ड्यूटी। कि सख्त की इच्छा विद्यमान है, यानी अभी हम यही पढ़ने जा रहे हैं। सख्त की इच्छा विद्यमान का मतलब क्या हो गया? द विल टू पावर एग्जिस्ट का मतलब हो गया सभी देश, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, या ईटीसी और भी बहुत से देश हैं, इजराइल हो, टर्की हो, बहुत से देश, सब में है कि भाई हम सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरे। तो सख्त की इच्छा विद्यमान है। और फिर इसी इच्छा के कारण हम वो एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? इश्यू क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, इश्यू क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, इश्यू क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, इश्यू, ठीक है, इश्यू क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, इश्यू क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ। आज का कंटेंट एक नए प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने है, ध्यान रखिए। तो हम ये सारे विषय यहां पर करने जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि सख्त की इच्छा विद्यमान है। तो हम बहुत से एग्जांपल्स आगे पढ़ने जा रहे हैं कि सख्त की इच्छा कहां विद्यमान है। एग्जांपल बताना पड़ेगा, वो सारे एग्जांपल हम बताएंगे।
तो शक्ति की इच्छा विद्यमान, इस क्वेश्चन के आंसर में आप एक पैराग्राफ डाल सकते हैं। फिर कह रहा है लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जाता है। यानी अगर हम नैतिकता यानी नीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों और आदर्शों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संचालित करें, यूनाइटेड नेशन के जो मैंडेट है उसका हम अनुपालन करें, तो हम शक्ति की इच्छा की विद्यमानता को संतुलित कर सकते हैं। तब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हित नहीं देखेंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि की स्थापना होगी। यही इस प्रश्न में एक पैराग्राफ डालना है, बाकी और भी बहुत सी बातें हैं, तो इसको भी हम टैकल करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक में। इसके बाद आता है जीएस पेपर 4। अब यहां पर क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम द इंडियन वर्ल्ड। अब ये भी आ रहा है, आप देख सकते हैं 2015 का ये क्वेश्चन आया है। क्या आया है, हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। वी कैन इजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं। द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट। अब आप यहां भी देख लीजिए क्या है, हम बच्चे को आसानी से माफ करते हैं, जो माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से क्या है, यानी हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। तो बच्चा मतलब क्या, बच्चा यानी जिसके पास ज्ञान की कमी है, वो अबोध है। अबोध है यानी अभी उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, तो वह कुछ भी गलतियां करता है। कोई आपके घर में टूट फूट कर दे, कोई नुकसान पहुंचा दे, इनफैक्ट उसकी गलतियों से घर में आग लग जाए या व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, तो हम उसे माफ कर सकते हैं क्योंकि अभी उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई। ये सिंपल सा स्टेटमेंट। जो अंधेरे से डरता है, जीवन की वास्तविक विडंबना तो है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं। ये मनुष्य यानी जब एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है, मस्तिष्क उसका विकसित हो जाता है और वो किसी भी, चाहे वह एक व्यक्ति रहे या किसी देश का नेतृत्व करे, दोनों की ही बात हो रही है, मनुष्य प्रकाश से डरने लगता है। यानी मनुष्य कौन, लीडर और एक व्यक्ति भी। तो यहां पर ये जो कोटेशन आया हुआ, इस एडिटोरियल से हम कैसे इंटरलिंक करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पर मनुष्य क्या है, यहां पर मनुष्य विश्व के नेता। कौन है, विश्व के जो भी नेता है, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो अभी भी हैं और जो पहले भी रह चुके हैं। तो विश्व के नेता अगर प्रकाश से डरने लगते हैं, प्रकाश यानी जो सही है, पॉइंट को समझिए, प्रकाश यानी जो सही है, जो उचित है, जो वांछनीय है, जो करना चाहिए, अगर उसको ये भूलते हैं तो हम उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं। तो विश्व के नेता आज क्या सही है जिसे भूल रहे हैं, वो है यूएन का चार्टर। यूएन का चार्टर जिस पर सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया, इसमें है कि यूएन के चार्टर का उद्देश्य है विश्व में शांति, सुरक्षा और समृद्धि की स्थापना। लेकिन वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कीमत पर लोग अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि प्लेटो का यह स्टेटमेंट वर्तमान विश्व व्यवस्था में आज पूरी तरह से प्रासंगिक है, और यह पॉइंट आप यहां पर डाल सकते हैं। अब इसके बाद ए से आपके सामने मैंने बता ही दिया, निबंध वर्तमान की वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनः संरचना। तो ये रहा IQIP इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब जो बच्चे कहते हैं सर नोट्स क्या बनाना है, जितना मैंने अभी बताया नोट्स में इतना ही बनेगा, बाकी सब स्टोरी होती है। जो एग्जाम्पल एक दो पॉइंट आएंगे वो आप निकाल लेंगे, बाकी और नोट्स में कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं होती। यानी जो मैंने IQIP बताया, अब जो एग्जाम्पल्स बताऊंगा नोट्स में केवल उतना ही जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। अब आता है व्हाट इज द इशू, आपके सामने देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कोविड-19 से विश्व उबर रहा था, बट रशिया यूक्रेन के संकट ने विश्व को एक संकट में डाल दिया, जो इस बात का प्रमाण है कि जो भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दिए गए शांति, सुरक्षा और समृद्धि के सिद्धांत को अपने हक में ज्यादा देखते हैं, संपूर्ण विश्व और मानवता के हक में नहीं देखते हैं। जबकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना संपूर्ण विश्व और मानवता के हक को स्थापित करने के लिए हुई थी कि संपूर्ण विश्व को किसी तृतीय विश्व युद्ध का सामना ना करना पड़े या अन्य
मतलब जो भी भुखमरी है, गरीबी है, इसका समाधान हो। ऐसे ही अन्य अन्य बहुत से उद्देश्य। अब आता है संयुक्त राष्ट्र। यहाँ ये बताया गया था कि सभी देशों ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अपनाया, यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अपनाया। ठीक है, 26 जून 1945 को इस पर हस्ताक्षर किए गए और 24 अक्टूबर 1945 को यह 1945 को हमारे सामने आया। पीटी के लिए याद रखिएगा कब हमारे सामने आया, 24 अक्टूबर 1945 को हमारे सामने आया है। अब इसके बाद इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या, वही मैंने आपको बताया। इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, इसके सिद्धांतों का वर्णन है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे उसका वर्णन है, उसको यहां पर कोडिफाई किया गया है। और इसमें साफ कहा गया है कि किसी भी राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल का उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी शक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में लिखा है कि कोई भी राष्ट्र बल के प्रयोग के द्वारा अपनी सॉवरेंटी स्थापित नहीं करेगा, किसी भी देश पर अपने बल का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे कि लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के इस चार्टर के मैंडेट का उल्लंघन होता रहा है। उसमें कहा गया कि बल या शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बट एथिक्स के क्वेश्चन में आपने देखा भी, क्या देखा, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि बल का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहां देख सकते हैं वो एथिक्स में कह रहा है कि वास्तविकता यह है कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है, शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे, तो शक्ति की इच्छा है, इसीलिए सभी देश इस चार्टर को क्या कर रहे हैं, अपने ढंग से देख रहे हैं और अपने राष्ट्रीय हितों में चार्टर के इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। और अन्य देशों पर, केवल रशिया ने यूक्रेन पर ही नहीं इन्वेजन किया, और भी देश ऐसा कर रहे हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहां यह कहा गया कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक तीसरा विश्व युद्ध रोकने में सफल रहा, लेकिन अंतरराज्यीय युद्धों को यह रोक नहीं पाया है। यानी इसकी स्थापना हुई थी विश्व में शांति के लिए, तो विश्व युद्ध तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है उसको ये रोक नहीं पाया है। अपनी स्थापना के से लेकर के आज तक इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कुछ घटनाएं हम एग्जाम्पल के रूप में यहां पढ़ने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। और राइटर कहते हैं कि 2023 में भी जो 2022 में हुआ वह देखा जा सकता है। अब आइए हम यहां से पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून में संकट, यानी एडिटोरियल यही था। क्या था, क्राइसिस कहां पर, इंटरनेशनल लॉ में। इश्यू और क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ आपके सामने देख सकते हैं। तो अब यहां पर आता है इश्यू क्या रहा है। सबसे पहला इश्यू जो उठाया गया है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसके बाद पहला इश्यू सबसे बड़ा विश्व के सामने, मानवता के सामने क्या आया, वह आया शीत युद्ध का दौर, यानी कोल्ड वार का दौर, जो तृतीय विश्व युद्ध में तो नहीं बदला, लेकिन हर समय ऐसा लगता था कि एक नया विश्व युद्ध हो जाएगा। यानी कोल्ड वार का मतलब होता है नाड़ियों में, धमनियों में, मस्तिष्क में लड़े जाने वाला युद्ध, यानी डिप्लोमेटिक रूप से लड़े जाने वाला युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व युद्ध एक पूंजीवादी अमेरिका और एक कम्युनिस्ट सोवियत संघ के बीच एक युद्ध था। और इसमें क्या हो रहा था, शक्ति की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, यानी शक्ति की इच्छा विद्यमान है। जो प्रश्न यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, फिर से एक बार आप देख लीजिए। क्या है प्रश्न, यहां लिखा हुआ है कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है। क्या है, शक्ति की इच्छा विद्यमान है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो शक्ति की इच्छा विद्यमान है, और शक्ति की इच्छा की विद्यमानता का सबसे बड़ा प्रमाण है कोल्ड वॉर। और प्रथम विश्व युद्ध भी, सेकंड विश्व युद्ध भी, उसके बाद कोल्ड वॉर, ये सब शक्ति की इच्छा की विद्यमानता के प्रमाण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया, अगर शक्ति की इच्छा विद्यमान है और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध आता है, और उस शीत युद्ध में दो शक्तियां आती हैं, एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका, दूसरी तरफ साम्यवादी रूस। तो उसका अंतरराष्ट्रीय कानून पर क्या इंपैक्ट पड़ता है जरा देखिएगा। यानी जो कोल्ड वार में हो रहा था, तो आप देख सकते हैं शीत युद्ध हुआ, इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ, साम्यवाद का पतन हुआ, बहुपक्षवाद विकसित हुआ। अब आप देखिएगा, यानी कोल्ड वार हुआ, तो कोल्ड वार के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, शीत युद्ध चला, सोवियत संघ का विघटन हुआ, साम्यवाद का पतन हुआ, बहुपक्षवाद का मतलब यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो बाइपोलर वर्ल्ड का उदय होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बाइपोलर वर्ल्ड का, रशिया और यूएस का, रशिया के नेतृत्व में यूएसएसआर का, और उसके साथ साथ यूएस का।
ये उदय होता है, एक पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना। अब फिर उसके बाद यहां पर क्या पॉइंट आ रहा है, यहां ये पॉइंट आ रहा है कि जब ऐसे द्विध्रुवीय विश्व का युद्ध होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम होता है शीत युद्ध, सोवियत संघ का पतन, उसके बाद साम्यवाद का पतन, सोवियत संघ के पतन के साथ बहुपक्षवाद, यानी बहुत से केंद्र अब उदित हुए, जिसमें अमेरिका भी रहा, रशिया भी रहा, चाइना भी निकल करके आया, बहुत से क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण हुआ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत से संगठन, ठीक है, बहुपक्षवाद का विकास हुआ। लेकिन 1991 के बाद भी एक राज्य ने दूसरे राज्य पर युद्ध करना छोड़ा नहीं। आप यहां से देख सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने कोसोवो पर बमबारी की और पश्चिमी देशों की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पूर्ण अवहेलना करते हुए इराक पर आक्रमण किया। आप देख सकते हैं, नाटो ने कोसोवो पर बमबारी की और उसके बाद इराक पर आक्रमण किया गया पश्चिमी सेनाओं के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए। तो यही आपको बताया जा रहा है इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कैसे हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए अगर इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो रहा है तो स्वाभाविक है हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनर्संरचना पर विचार करना चाहिए। और हम यह भी कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता इस प्रकार की घटनाओं से छीड़ होती है। तो पहला पॉइंट तो ये रहा। अब दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, दूसरा इशू। ये पहला इशू था जिस पर हम लोगों ने यह बताया कि अंतरराष्ट्रीय कानून में कैसे संकट है। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरा इशू आ गया। हम इसके आधार पर बताएंगे इंटरनेशनल लॉ के सामने क्या क्या क्राइसिस है। दूसरा है चीन का तेजी से उदय। ये एक मुद्दा है, चीन का तेजी से उदय, जो अच्छी बात है, लेकिन अब अगर इसका तेजी के साथ उदय हो रहा है तो इंटरनेशनल लॉ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अब आप देख सकते हैं। यानी ये क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बिल्कुल ही नकार दे रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, दक्षिण चीन सागर में 9 डैश लाइन के माध्यम से कहता है कि संपूर्ण दक्षिण चीन सागर हमारा है, और अगर अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तरफ से कोई भी निर्णय आता है उसको वो नकार देता है। तो इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। यही है कि अंतरराष्ट्रीय कानून कैसे संकट में है। तो ये भी आपसे फ्यूचर में प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान दौर में अंतरराष्ट्रीय कानून संकट में। तो ये सारे एग्जाम्पल आप जो यहां बताए जा रहे हैं आप उसको बता सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी यहां पर कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय कानून, चाइना ये मान के चलता है कि चाइना के हित सबसे महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर तीसरा मुद्दा आता है, इश्यू क्या, रशिया का एग्रेशन, रूस की आक्रामकता, जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ा। और बड़ा अच्छा पॉइंट है यहां पर, आप समझिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रशिया के बारे में। यानी अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति रूस का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पूर्ण उल्लंघन में। क्या है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पूर्ण उल्लंघन कैसे, यानी जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर उसका ये पूर्ण उल्लंघन कर रहा है। कैसे कर रहा है, यानी ये ऐसे कर रहा है, ये उन देशों के बीच में अंतर करता है। अब किन देशों के बीच में, जरा वो पॉइंट समझिएगा। उन देशों की जो वास्तव में संप्रभु हैं, जैसे रूस, और ऐसे देश जिनके पास नाम मात्र या सीमित संप्रभुता, जैसे यूक्रेन। चूंकि अब आप कहेंगे सर यूक्रेन नाम मात्र की संप्रभुता, इसका क्या मतलब होगा। अरे भाई, यूक्रेन कभी रूस के अंदर यानी यूएसएसआर के अंतर्गत ही था, तो वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व मानता ही नहीं है। कहता है कि सब तुम तो हमारे अंदर थे, तुम्हारा स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता। और जैसे उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाना शुरू किया, पश्चिम के देशों के साथ अपनी एक नजदीकी बढ़ाई, उसको रूस के आक्रमण का सामना करना पड़ गया। तो रूसी आक्रामकता अंतरराष्ट्रीय कानून में संकट को पैदा कर रही। फिर अगला आता है आर्थिक संरक्षणवाद, यानी इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म का प्रसार। क्या है, आर्थिक संरक्षणवाद का प्रसार। अब जो आर्थिक संरक्षणवाद का प्रसार है ये क्या है, जरा आप देख सकते हैं। क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, ये कैसे कर रहा है, आपको बताया गया। अभी अमेरिका ने एक कानून पास किया, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। क्या नाम है, इसको रट लीजिएगा, मुद्रास्फीति में कमी का अधिनियम कहा जाता है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। और इस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत यूएस ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि मतलब हम अपने देश में
जिसका उद्देश्य रहा कि जो भी यानी अमेरिका की घरेलू कंपनियां हैं उनको प्रत्येक प्रकार से लाभ दिया जाए, जिससे कि उनको किसी भी चीज को आयात करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, जैसे होता है ना इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जैसे बाहर से हम महंगी चीज मंगाएंगे तो हमारे देश में महंगा बिकेगा। तो वही यहां पर कहा गया टू रिसेंट एडॉप्शन ऑफ द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इन द यूएस, जिसका लक्ष्य रहा है टू ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग मैसिव इंडस्ट्रियल सब्सिडीज टू डोमेस्टिक अमेरिकन कंपनीज एट द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड फॉरेन कंपनीज। हाल ही में मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य घरेलू अमेरिकी कंपनियों को आयात और विदेशी कंपनियों की कीमत पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक सब्सिडी प्रदान करना। ठीक है, जिससे वो स्वच्छ ऊर्जा में अपने आप को परिवर्तित कर सके। अब आप देख लीजिए, यानी उन अपनी औद्योगिक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करना। अब ऑब्वियस है, जब ये व्यापक सब्सिडी प्रदान करेगा तो बाहर से जो इंपोर्ट होके आता है, जब अमेरिका में वो सस्ते में बिकेगा तो बाहर की चीजें अपने आप अमेरिका में आएंगी ही नहीं, हतोत्साहित हो जाएंगी। तो इस प्रकार का। इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले पढ़ा ही था कि अमेरिका ने स्टील पर और एल्यूमिनियम पर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील पर और जो है एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और वहीं से चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर, संरक्षणवाद जो है प्रारंभ हुआ, जिस पर अभी डब्ल्यूटीओ ने डिसीजन भी दिया, अभी उसका आगे भी जिक्र आएगा। तो आर्थिक संरक्षणवाद का प्रसार, तो ये क्या है? डब्ल्यूटीओ के नियमों को धता बताना, यानी क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ कैसे हो जाएगा? आर्थिक संरक्षणवाद अगर सभी देश करेंगे कि अपने उद्योग या अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बाहर से आने वाले वस्तुओं पर टैरिफ, नॉन टैरिफ और इसी प्रकार की सब्सिडी का नियम लगाएंगे। ये सब्सिडी क्या है? ये नॉन टैरिफ उपाय है। तो अगर इस प्रकार का उपाय करेंगे तो ये डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है कि नहीं? और अगर डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है तो यही है क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ। देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या है। डब्ल्यूटीओ के जो भी नियम है जो सभी देशों को मानने पड़ते हैं, लेकिन अमेरिका उसको यहां पर ठुकरा रहा है। फिर आगे आता है, इसके अलावा अभी अमेरिका ने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो भी बयान दे रहे हैं, यह भी मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकार ही ना करना। अभी आपको पता होगा उसी मुद्दे पर, यानी स्टील और एल्यूमिनियम पे जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ को डब्ल्यूटीओ की ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है, उसके एक पैनल ने उसमें अमेरिका को दोषी पाया और कहा कि आपने जो टैरिफ लगाया है ये टैरिफ सही नहीं है। लेकिन जो बिडेन प्रशासन ने क्या किया? उस पूरे, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो कह रहा है, यानी जो बयान दे रहा है, उसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है? मुद्दा ये है, और इससे अंतरराष्ट्रीय कानून के सामने संकट हो रहा है। आपको यहां बताया ही गया था। फिर इसके बाद अगला मुद्दा क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था में अराजकता है। क्या है? लॉलेसनेस है। अमेरिका ने, अभी अमेरिका के बारे में है कि डब्ल्यूटीओ का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है उसकी नियुक्ति को अमेरिका लगातार रोक रहा था। अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जो भी मामले अपील किए जाते हैं, अगर कोई भी राष्ट्र व्यापार को बाधित कर रहा है तो डब्ल्यूटीओ में अपीलेट बॉडी के सामने जाता है। तो एक लंबे समय तक अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका की भूमिका है उसकी नियुक्ति में कई सदस्य देशों के साथ, तो अमेरिका उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लटकाए हुए था, क्योंकि उसको पता है कि हमारे खिलाफ निर्णय आ सकता है। तो मतलब, और अभी निर्णय आ भी गया उसके खिलाफ, तो उसने लंबे समय तक जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान में नियुक्ति को लटकाए रखा। तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय कानूनों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं। फिर अगला मुद्दा आता है, ध्यान रखिएगा यहां पर, कि सार्वभौमिक मूल्य खतरे में है। मतलब लोकतंत्र का प्रसार, मानवाधिकारों की रक्षा, बहुपक्षीय संस्थानों का सम्मान, ये मुद्दा है। और ये यहां बताया गया कि ये खतरे में है। ठीक है ना? क्या है? खतरे में है। क्यों खतरे में? जैसे निरंकुश चीन, विस्तारवादी रूस, इन देशों का उदय हो रहा है, तो स्वाभाविक है लोकतंत्र का प्रसार, सार्वभौमिक मानवाधिकारों की रक्षा कहां से हो पाएगी? जैसे अब यूक्रेन से एक बहुत बड़ी आबादी ने युद्ध के कारण पलायन किया। अब जो आबादी वहां से युद्ध के कारण शरणार्थी के रूप में किसी, मतलब अन्य क्षेत्रों में रह रही यूरोप के,
तो क्या हो रहा है, क्या उनके मानवाधिकारों को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये भी एक मुद्दा है। ये मुद्दे हैं जो मुद्दे बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून संकट में है। तो आज लोकतंत्र का प्रसार होना चाहिए, सार्वभौमिक मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज सब संकट में है, आप देख सकते हैं। तो राइटर यही कह रहे हैं कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को और संकट का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने तुर्की का जिक्र किया, पोलैंड का जिक्र किया, इजराइल का जिक्र किया कि यहां पर जो शासन इस समय सत्ता में है वह इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का और उल्लंघन कर सकते हैं। यानी 2023 भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन वाला होगा। अब आपको पता लग गया, इतने एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। अब अगर इतने एग्जाम्पल आपके सामने हैं तब आप कितना बढ़िया से लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से पीछे आ जाऊं, क्या है, अगर मैं फिर से पीछे आऊं, क्या लिखा हो भाई, देख लीजिए बात। ए से देखिए, वर्तमान की वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनः संरचना। वर्तमान की वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनः संरचना। अब आप देख सकते हैं, तो वर्तमान की वास्तविकताओं की एक बार कमेंट करके बताएं, लिस्ट मिल गई कि नहीं मिल गई? वर्तमान वास्तविकताओं की लिस्ट आपको मिली कि नहीं? 7, 8, 9, 10 पॉइंट मिला कि नहीं मिला? अब इसके बाद आते हैं, हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगे। मनुष्य का मतलब कौन? यानी लीडर्स। अब विश्व के नेता, तो अब आपका विश्व के कौन कौन से नेता, कौन कौन से देश हैं, सबका नाम मिल गया कि नहीं? वो किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं वो आपको मिल गया कि नहीं? तो क्या इस प्रश्न में वो आकर के लगेगा कि नहीं? अब आप सोचिए, नहीं लगेगा तो आप खुद विचार करिए कि ट्रेडिशनल कंटेंट से इस प्रश्न को क्या आप हल कर सकते हैं क्या दुनिया में कहीं भी किसी भी नोट्स में? तो इसलिए आपको हमेशा विश्व में, देश में चलने वाले मुद्दों की तरफ चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम यूपीएससी में एथिक्स के प्रश्नों को, एसे के प्रश्नों को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अब इसके बाद आता है, क्या इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि नहीं, शक्ति की इच्छा विद्यमान है? तो जो जो उदाहरण आए हैं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के, क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है? बताएं एकदम से फटाफट, क्या शक्ति की इच्छा विद्यमान है? फिर अब ऑब्वियस है, अगर आपको ये पता लग गया कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है, उसके ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए। अब बताइए कि इस शक्ति की इच्छा की विद्यमानता से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के विपरीत है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दिए गए हैं और उस चार्टर पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। उसके बावजूद भी वह संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों का अगर, या उसकी जो भी एजेंसियां हैं उसके कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है और अब विवेकशीलता और नैतिकता के द्वारा ही हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वर्तमान प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो रहा है? तो आप बताएंगे खोने का एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिया ना, कैसे कैसे खो रहा है, अब उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो आप देख सकते हैं, यानी अच्छा खासा टॉपिक यहां पर एक आपके सामने, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपके सामने आया और आप इन सभी प्रश्नों में उसका यूज कर सकते हैं। या फ्यूचर का कोई प्रश्न आता है तो वहां पर भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट है। अब यहां पर कहा गया है, ये तो मतलब आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ये कुछ विद्वानों का उन्होंने मत एडिटोरियल राइटर ने लिख दिया था। बीएस चिमनी साहब हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में अंतरराष्ट्रीय, ये कहते हैं कि यदि साम्राज्यवाद की परिघटना को संबोधित नहीं किया गया तो अंतरराष्ट्रीय कानून में संकट। वही बात है कि अगर ये साम्राज्यवाद की मानसिकता, मतलब जो चीन और रूस की साम्राज्यवादी मानसिकता है, अगर इसको आप नियंत्रित नहीं करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और भी होगा। सिंपल, ये तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। फिर इसके बाद आगे कहा गया है, जेम्स क्रॉफर्ड हैं, या ऑस्ट्रेलिया के एक विद्वान है, इन्होंने भी कहा कि एक्चुअल में ये जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा, क्यों हो रहा है? इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा क्योंकि प्रत्येक देश का अपना संविधान तो है, उसी संविधान के अकॉर्डिंग वो देश अपनी शासन व्यवस्था को रन करते हैं, को चलाते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्था कोई नहीं। यानी कोई एक अंतरराष्ट्रीय संविधान होना चाहिए। जैसे राष्ट्र के संविधान का उल्लंघन करने पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और फिर जो भी कानून या कोई भी कार्यपालिका के डिसीजन आते हैं और अगर वह व्यवस्था के अनुकूल नहीं हुए तो उसको अशून्य घोषित किया जाता है। यानी अगर संविधान के
आदर्शों के अनुरूप नहीं है तो उस कानून को, उस एग्जीक्यूटिव के एक्शन को शून्य घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है, यानी जो भी देश के अंदर है वहां व्यवस्था अच्छे से चलती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है क्योंकि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इन्होंने इतना ही कहा, तो इनकी बातों से लगता है कि ये हमारे लिए एक सजेशन है, मतलब हमारे और आपके लिए, जो हम मेंस लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता। तो यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना हो और जिसका उल्लंघन करने पर जो भी देश उल्लंघन कर रहा है उसका वह निर्णय शून्य घोषित किया जा सके, ऐसी मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता है। और वर्तमान दौर में तो और भी, क्योंकि आज शक्ति की इच्छा की विद्यमानता चरम पर है, आप देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, जैन क्लेबर्स साहब हैं, क्या नाम है, जैन क्लेबर्स, ये डच एकेडमी में प्रोफेसर है, ठीक है। वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून का संकट उदार लोकतंत्र का संकट है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया, ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखें। तो ये रहा आज का टॉपिक, और कल सुबह 11 बजे टेस्ट भी है। मैंने पहले बताया, टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन सॉलिड बनाएंगे सभी विषयों से, ऐसा नहीं है कि 20 से 25 क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग टेस्ट लेंगे, यानी मैं ही लूंगा ऑफलाइन। तो ये ऑफलाइन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कल एक बड़ी संख्या में आप सब लोग वहां रहेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि ऑफलाइन में हम लोग भी आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, घोषणा आपके सामने मैं कर ही दे रहा हूँ, अनअकैडमी भी ऑफलाइन में आ रही है, बड़े लेवल पे आ रही है, और ये हमारे जैसे अध्यापकों के लिए बड़ी सहायक बात हो जाएगी। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि हम लोग अपना संस्थान चलाते थे, मैनेजमेंट भी देखो, टीचिंग भी देखो, कंटेंट भी देखो, तो बड़ा मिक्सिंग हो जाता था। तो जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल का बहुत अच्छे से दोहन नहीं हो पाता था। लेकिन अब अनअकैडमी आ रही है तो ऑब्वियस है, अब हम लोग के पास भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है, तो अब टीचिंग पर फोकस होगा और रिजल्ट तो करके रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कल हम लोग मिल रहे हैं माल रोड किंग